नमस्कार, हेलो, आप सब ठीक हैं? कैसे हैं कोविड के समय में? खुश हैं? खुशी रहिए, आबाद रहिए सब लोग। मैं एकता सहगल हूँ तो पेशे से फाइनेंशियल मेंटर, लेकिन आज आप सबके समक्ष हूँ समाचार 24 प्लस की बोर्ड मेंबर की हैसियत से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि समाचार 24 प्लस काफ़ी अरसों से ऐसे जानी-मानी शख्सियत को आप सबके समक्ष लेके आते हैं, जो अपनी फ़ील्ड में निपुण हैं और उनके ज़रिए हम आप तक कुछ ऐसे अहम बातों को पहुँचाना चाहते हैं, ताकि घर बैठे, ख़ासकर आजकल के समय में घर बैठे-बैठे आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, जो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए एंड इन जनरल आपके फैमिली मेंबर्स के लिए काफ़ी लाभदायक है। कुछ समय पहले हमने डाइट के बारे में बात की थी, फिजिकल फिटनेस के बारे में बात की थी। एक बहुत ही अहम एस्पेक्ट है हमारी ज़िंदगी का, जिसको कि हम कहते हैं ओरल हाइजीन, यानी कि हमारे मुँह की हाइजीन, मुँह का स्वस्थ होना। हमारे मुँह के अंदर हमारी ज़ुबान है, हमारे दाँत हैं और कहते हैं कि सारी दर्द सही जा सकते हैं, लेकिन जब दाँत का दर्द होता है, तो हाय तौबा मच जाती है। तो आज हमारे समक्ष है डॉक्टर नताशा गुप्ता। नताशा गुप्ता जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं आज आपसे बातचीत करने वाली हूँ। डॉक्टर नताशा गुप्ता एक डेंटिस्ट हैं। उन्होंने अपना बीडीएस केजीएमसी लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया है और वो पिछले 11 साल से डेंटिस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनका ज़्यादातर बच्चों के साथ डील करके ज़्यादा मज़ा आता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि शी इज़ अ डेंटिस्ट पेडियाट्रिक, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, वो डेंटिस्ट के पास जाने के लिए बहुत घबराते हैं। मैं तो बहुत घबराती थी जब मैं छोटी थी। लेकिन क्यों हमें डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए? कब जाना चाहिए? आई एम श्योर ये सारे सवाल हम सबके अंदर आते हैं। एक पेरेंट के हैसियत से, एक इंडिविजुअल के हैसियत से, ये सवाल हमें बड़े परेशान करते हैं। तो चलिए पहले थोड़ा डॉक्टर नताशा के बारे में उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि उन्होंने कैसे इस लाइन को चुना। तो आइए डॉक्टर नताशा, आपको कुछ साल पहले ले चलते हैं कि जब आप अपनी स्कूल डेज़ में थी, तो ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि आपको डेंटिस्ट बनना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आप मुझे यहाँ पर सबके सामने मतलब ओरल हाइजीन के बारे में मुझे इस तरह से आपने बुलाया सबको बताने के लिए। तो मैं डेंटिस्ट कैसे बनी इसकी जर्नी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली बचपन से ही मुझे ये था कि मुझे डॉक्टर बनना है और मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड भी रहती थी कि डॉक्टर बनके मैं लोगों की सेवा करूंगी, लोगों का मतलब जो भी बीमारी होगी, दुख तकलीफ होंगे वो मैं सब दूर करूंगी। फिर मैंने बहुत पढ़ाई भी करी इसके लिए काफ़ी कि मतलब कि मैं एंट्रेंस पास करूं और इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस में एक में मेरा नाम आए। तो फिर बाय गॉड ग्रेस मतलब मैंने एग्ज़ाम क्लियर भी किया और मुझे एज ए डेंटिस्ट में केजीएमसी में मैंने वहाँ पर डेंटल डिपार्टमेंट में मैंने एडमिशन भी लिया और वहाँ पर मेरा डेंटल में मेरा वहाँ पे जब मैं पढ़ाई करने गई तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मतलब मुझे तब पता चला कि हाँ डेंटल में भी इतनी सारी डिजीजेस होती हैं, लोग इतने परेशान होते हैं, क्योंकि केजीएमसी में तो बहुत सारे पेशेंट आते थे और ऐसे ऐसी बीमारियां मुझे देखने को मिली जो मुझे पता भी नहीं थी। तो मुझे वहाँ पर लोगों का दर्द दूर करने में मुझे बहुत अच्छा लगता था। लोग दर्द से दूर हो जाते थे। दांत का दर्द तो बहुत ही मतलब लोगों को बहुत ज्यादा पेन देता है, मतलब इतना बिल्कुल। पेन देता है कि लोग सफर नहीं कर सकते बिल्कुल भी। वो चाहते हैं कि बस किसी न किसी तरह से इस पेन से मुझे छुटकारा मिल जाए। जी, और जिस तरह से उनका मैं दर्द दूर करती थी और वो इतने हैप्पी होते थे, इतने खुश होते थे, तो उनकी वो खुशी देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। तब से मुझे मतलब कि लगा कि हाँ डेंटल इज ए कोर्स स्कोप, मतलब एक जरिया है लोगों की सेवा करने के लिए। बहुत बढ़िया कहा आपने और बिल्कुल सही कहा आपने कि जो दाँत का दर्द होता है ना, वो सिर्फ़ दाँत में ना होके आपके पूरे शरीर को झुंझला देता है और उस समय बिल्कुल। समझ नहीं आता है कि क्या करें, बस जो इलाज मिल जाए, हाँ जो दवा मिल जाए, उस दाँत के दर्द को खत्म कर दे, बस सबका वही हाल होता है। हाँ और आपने अपने प्रोफ़ेशन को एक बहुत ही खूबसूरत नज़रिए से देखा है कि भई अगर आप
लोगों के दांत के दर्द को ठीक कर सकें, उनकी परेशानी को दूर कर सकें, तो आप एक तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं ह्यूमैनिटी की तरफ। बहुत बहुत ही कहूंगी बहुत ही सुंदर विचार हैं आपके, और थैंक यू। अगर आप जैसे प्लीजिंग प्लेजेंट डेंटिस्ट होंगी तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो डेंटिस्ट के पास जाते हुए बहुत डरते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, मैं बहुत डरती थी जब मैं छोटी थी, और फिर बाद में भी कि अरे बाप रे क्या करेंगे, दांत है, कोई ड्रिलिंग होगी, कोई रूट कनालिंग होगी, कोई कुछ होगा। पर कहते हैं ना कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने बाकी सब शरीर के हिस्से पे बहुत ध्यान देते हैं, पर जब बात आती है ओरल हाइजीन की तो लोग बहुत कैजुअल हो जाते हैं। तो मैं आपसे एक बहुत ही बेसिक सवाल पूछना चाहूंगी कि हमें दिन में कितनी बार ब्रश करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, क्योंकि शायद अगर ये सब लोग समझ जाएं तो काफी हद तक डेंटिस्ट के पास का जो विजिट है वो थोड़ा कम हो सकता है। एक्चुअली देखिए एकता जी, कि केवल दिन में 2 बारी ब्रश कर लेने से डेंटल हाइजीन जो है वो पूरी तरह से आप कंप्लीट नहीं कर पाते हो। डेंटल हाइजीन जो है वो आप मेंटेन नहीं कर पाते केवल 2 बारी के ब्रश करने से। वैसे तो दिन में 2 बारी का ब्रश करना जरूरी होता है, एक सुबह एक शाम एक रात में बिफोर स्लीपिंग, ठीक है। तो उसके अलावा भी जैसे कि आप 2 बारी ब्रश कर रहे हो, उसके अलावा भी हम जितनी बारी मील लेते हैं उस मील के बाद भी आपको रिंस करना जरूरी होता है। बिकॉज मील के बाद अगर हम रिंस नहीं कर रहे हैं तो वो खाना जो है हमारे दांतों के बीच में वो कहीं ना कहीं एक्युमुलेट हो जाता है, तो उसको हम वॉश करने के लिए हमें रिंस करना जरूरी होता है। इसके अलावा भी मैं ये कहना चाहूंगी कि जो स्वीट चीजें खाते हैं, जो कि मतलब स्टिकी चीजें खाते हैं, वो केवल रिंस करने से भी नहीं जाती हैं। अगर हम स्टिकी चीजें जैसे टॉफी है, चॉकलेट है, ये सब चीजें भी खा रहे हैं तो उसमें भी जो है हमें एक बारी ब्रश घुमा लेना चाहिए अपने दांतों में कि वो स्टिकी चीजें जो है वो रिमूव हो जाए एट दैट टाइम ओनली। और ब्रश करने का तरीका जो आपने पूछा है, वो ब्रश करने का तरीका तो मैं तो अपने पेशेंट को एक टूथ का मॉडल और उसके साथ ब्रश होता है उसके बाद मैं उनको बताती हूँ कि किस तरह से ब्रश करना है। अब ऐसे मैं आमने सामने मेरे पास ना तो मॉडल है ना ब्रश है कि मैं ब्रश की टेक्निक में समझा दूँ, फिर भी मैं ऐसे मैं जो भी बता सकती हूँ मैं बता दूंगी। जैसे कि ब्रश को जो है, जैसे हम जब बच्चों को सिखाते हैं ब्रश कैसे करना चाहिए तो हम उनको एक गेम की तरह सिखाते हैं कि जैसे बेटा अपने हाथ में एक ब्रश लो और उसको पहले बड़ा बड़ा गोल गोल सा घुमाओ, फिर उस गोल गोल को फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे छोटा छोटा करते जाओ। फिर हम जब दांत के पास आते हैं तो वो जो सर्कुलर मोशन है वो वैसे ही मेंटेन होना चाहिए। उस सर्कुलर मोशन के साथ आप अपने दांतों को, दोनों दांतों को मिला के एंड सर्कुलर मोशन के साथ आप सारे दांतों में सर्कुलर मोशन के साथ उसको जो है अपने दांतों को क्लीन कर सकते हो। ठीक है, एक तो ये तरीका है कि आप सर्कुलर मोशन में फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन में जाते हैं एंड दांत हमारे दांतों के बीच में भी जो फूड एक्यूमुलेट होते हैं एंड दांत की सर्फेसिस पर भी जो होते हैं वो सारे इस तरीके से निकल जाते हैं। तो ये तरीका होता है मतलब जो हम सभी लोगों को यूज करना चाहिए एक्चुअल में। कि आपने ये बोला कि हर बार खाने के बाद हमें अपना मुंह रिंस करना चाहिए, हमें ब्रश करना चाहिए। ऐसे कौन सा एक कारण है जिसकी वजह से लोग अपने दांतों की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं? क्यों ऐसा करते हैं लोग? आपके एक्सपीरियंस में आपको क्या लगता है? मेरे एक्सपीरियंस में तो ये लगता है एक्चुअली कि लोगों को ये लगता है शरीर तो एक है, तो शरीर के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई तो हमारा या फिर हाथ में चोट लग गई या हाथ टूट गया, पैर टूट गया तो वो किसी काम के नहीं रहेंगे। हमारे 2 ही हाथ हैं, 2 ही पैर हैं, ठीक है, 2 आंख हैं, लेकिन हमारे दांत जो है वो 32 टीथ दिए भगवान ने। तो काफी लोगों को नॉलेज नहीं है कि हमारे मुंह में तो 32 दांत तो है लेकिन हर एक दांत का काम अलग अलग है। लोग सोचते हैं चलो पीछे के दांत नहीं रहेंगे, एक तरफ के नहीं रहेंगे तो दूसरी तरफ से खा लेंगे, आगे के दांत नहीं रहेंगे, बाइट नहीं कर सकते हैं तो पीछे के दांतों से खा लेंगे। तो ये एक लोगों में है कि 32 दांत है, इसमें से 1-2 चले भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम और सारे दांतों से हम मैनेज कर लेंगे। बट और सारी चीजें जो हमारे पार्ट्स हैं जैसे हाथ है, पैर है, आंखें हैं, कान है, ये हमारे 1 या 2 ही हैं जो हम रेगुलरली यूज करते हैं और ये हमें दिखाई देता है कि किस तरह से हम यूज कर रहे हैं, और दांत हमारा किस तरह से यूज हो रहा है हमें दिखाई नहीं देता है। तो बहुत इसलिए बढ़िया, लोग ज्यादा कैजुअल हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। 2 हाथ, 2 आंख, 2 कान, 1 नाक, लेकिन 32 दांत। तो क्योंकि 32 दांत है तो लोग उसकी परवाह ही नहीं करते। भाइयों और बहनों, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि जब दांत नहीं रहेंगे तो खाएंगे कैसे?
कैसे वो सारी चीजों को एंजॉय करेंगे जो कहते हैं ना कि हर एक इंसान हर एक त्योहार में हमेशा खाने पीने के ही तरीके से अपने आप को आप एंजॉय करते हैं, तो वो आप नहीं कर पाएंगे। देखिए ये तो बात होगी एक ऑन अ लाइटर साइड कि भाई ऐसा क्या होता है कि हम क्यों नहीं करते हैं। और जैसे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से डॉक्टर नताशा ने हमें बताया कि 32 दांत हैं तो इसलिए लोग ज्यादा परवाह नहीं करते। लेकिन इस पे एक बहुत अहम बात उठती है डॉक्टर नताशा कि जब बच्चा बड़ा होता है, जब उसके दांत आने शुरू होते हैं, टिल द एज, तब तक बच्चे के मिल्क टीथ आते हैं। सबको पता है कि मिल्क टीथ टूटेंगे, लेकिन कई पेरेंट्स को मैंने ऐसे देखा है जो परवाह नहीं करते हैं मिल्क टीथ की, कि भाई ठीक है ये तो दांत टूटने ही टूटने हैं। तो कितना जरूरी है मिल्क टीथ का ध्यान रखना कि जब बाद में आपके परमानेंट टीथ आए, वो उनकी जो क्वालिटी है दांतों की वो बिल्कुल अच्छी है। तो क्या जरूरी है कि हम अपने मिल्क टीथ का भी उतना ही ध्यान रखें? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। बहुत सारे लोग मतलब ये सोचते हैं कि ये मिल्क टीथ है, ये तो टूट के गिर ही जाने हैं, तो इसकी केयर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पता है जब मिल्क टीथ की आप केयर नहीं करते हो, और उसमें मिल्क टीथ ऐसे होते हैं कि वो एडल्ट टीथ से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं और उनका फंक्शन भी बिल्कुल डिफरेंट होता है। अगर भगवान ने अगर बच्चों को मिल्क टीथ दिए हैं तो उसकी कोई वजह है। भगवान ने हमारे बॉडी पार्ट्स, हमारे हमारे अंदर हम इतने सारे कंपोनेंट्स दे रखे हैं, हर एक का अपना अलग अलग काम है। जैसे कि एक नॉर्मल आप मिनरल्स वगैरह ले लीजिए, बिल्कुल पॉइंट समथिंग अमाउंट में होते हैं हमारे बॉडी में, लेकिन उनका भी कुछ ना कुछ फंक्शन होता है। तो ये तो मिल्क टीथ है, इतने सारे मिल्क टीथ हैं, तो इनका बहुत बड़ा फंक्शन है बच्चों के मुंह में। इसका फंक्शन ये है कि जैसे मिल्क टीथ अगर नहीं है, किसी के मिल्क टीथ मतलब कि परमानेंट टीथ के आने के बहुत पहले ही टूट के गिर जाती हैं या उसमें कैविटी लग जाती है, केरीज लग जाती है इतनी हद तक कि वो किसी काम के नहीं रहते हैं। तो क्या होता है, जो परमानेंट टीथ होते हैं वो परमानेंट टीथ की जो आने का जो टाइम होता है वो डिले हो जाता है या फिर बहुत अर्ली हो जाता है। अगर बहुत अर्ली हो जाता है तो जो परमानेंट टीथ की जो स्ट्रेंथ है, रूट स्ट्रेंथ है, वो वीक हो जाती है। और अगर डिले हो जाता है तो फिर बच्चे को फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाती है, तो दांत को निकलने में फिर डेंटिस्ट के पास जाना होता है, उसमें फिर इंसीजन वगैरह लगाना पड़ता है, जिससे बच्चे को प्रॉब्लम होती है। तीसरी चीज ये, एक तो अर्ली और डिले उनका इरप्शन होता है। दूसरी ये कि उसमें दांत जो है वो परमानेंट टीथ जो है उनकी अरेंजमेंट जो है वो बिगड़ जाती है, या तो आगे पीछे आते हैं, टेढ़े मेढ़े आते हैं, ऐसे होते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट जो बिगड़ जाती है, इस अरेंजमेंट बिगड़ने की भी वजह से बाद में बहुत सारी डेंटल प्रॉब्लम आती है, जैसे कैविटी बनना, गम्स की प्रॉब्लम होना, और बाद में बच्चे की स्माइल भी, जो आजकल कहते हैं कि मतलब कि स्माइल मेरी बहुत सुंदर होनी चाहिए, वो स्माइल भी अफेक्ट करता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। और मिल्क टीथ का ये है कि मिल्क टीथ जो है वो एडल्ट टीथ से उनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर भी बहुत डिफरेंट होता है, उसमें केरीज भी बहुत जल्दी लगती हैं। तो जब एक बारी अगर जैसे मान लीजिए कि हमने अपने बच्चे के दांत की परवाह नहीं करी, हमने उसको कुछ भी खिलाया पिलाया, हमने 2 बारी ब्रश नहीं कराया, रिंस नहीं कराया, तो उसमें कैविटी लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं एडल्ट टूथ के मुकाबले, क्योंकि उनकी जो इनामल की जो लेयर होती है वो बहुत थिन होती है और वो केरीज प्रोन होते हैं। तो जैसे ही हम उनको कुछ महीने तक अगर हमने उनको अवॉइड किया टीथ की केयर करने में, तो उनकी केरीज बहुत जल्दी लग जाती है। और एक बार ये केरीज लग जाती है तो वो इतनी फास्ट ग्रोइंग होती है मिल्क टूथ में कि बच्चा फिर पेन से बहुत तड़पने लगता है। और बच्चे ऐसे होते हैं कि वो जल्दी इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहते हैं, वो जल्दी टीथ का ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहते हैं। तो बच्चे भी परेशान होते हैं प्लस पेरेंट्स भी परेशान होते हैं। जी बिल्कुल। कृपया ध्यान दीजिए कि आपके बच्चे जब छोटे हैं और उनके मिल्क टीथ आ रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि आप उनके दांतों का ध्यान रखें, क्योंकि आगे जो परमानेंट दांत आएंगे, जो हमारे मिल्क टीथ है, उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। और बच्चों को आई एम श्योर आप नहीं चाहेंगे कि बच्चे दांत के दर्द से तड़पें और परेशान हों। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन दी है आपने डॉक्टर नताशा, कि हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए मिल्क टीथ के बारे में। तो देखिए दांत आना एक बच्चे का शुरू टिपिकली होता है जब बच्चा 10 महीना से लेके 1 या 2 साल के बीच में दांत आने शुरू हो जाते हैं। तो कौन सी उम्र में हमें बच्चों को डेंटिस्ट विजिट के लिए ले जाना स्टार्ट करना चाहिए, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम का ऑनसेट है तो हम उसको वहीं पकड़ पाए? देखिए वैसे तो हम एडल्ट हो या चाइल्ड हो, हम सभी को बोलते हैं कि हर 6 मंथ पे आपको एक डेंटल चेकअप की जरूरत होती है, ठीक है। लेकिन बच्चे का जब फर्स्ट टूथ आना स्टार्ट होता है, हम एडवाइस करते हैं कि आप डेंटल
फॉलो अप के लिए, डेंटल विजिट के लिए आप फर्स्ट टूथ आने के बाद ही आप एक बारी डॉक्टर के पास जाएं। और मिल्क टूथ की कैसे केयर करते हैं, आप बच्चे के दांतों की किस तरह से केयर कर सकते हैं, गम्स की किस तरह से केयर कर सकते हैं, जो टीथिंग होती है उसकी किस तरह से केयर कर सकते हैं, वो सारी चीजें जो एक डॉक्टर अच्छे से बता सकता है। हम खुद से इतना सब कुछ नहीं जान पाते, क्योंकि बहुत सारी चीजें इंटरनेट पर ऐसी भी होती हैं जिनके डीप डीप जो स्टडी होती है वो हमें वो नहीं बता पाते। जैसे कि कौन सा टूथपेस्ट करना चाहिए, कौन सा ब्रश हमें किस मंथ से शुरू करना चाहिए, कितने फ्लोराइड लेवल का हमें टूथपेस्ट यूज करना चाहिए, किस स्टेज पर आके हमें कौन सी प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए, जो हमारे केवल डेंटल क्लिनिक्स में ही मिलते हैं बच्चों के मिल्क टूथ के लिए, या परमानेंट टूथ जब आ रहे हैं, मिल्क टूथ टूट रहे हैं और परमानेंट टूथ जब आ रहे हैं, तो उस बीच में हमें क्या करना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक डेंटिस्ट ही बता सकता है, बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो एक डेंटल क्लिनिक में ही हो सकते हैं। तो जब फर्स्ट टूथ निकलता हो तभी हमें जाकर एक बारी डेंटल विजिट कर लेना चाहिए, और उसके बाद हर 6 मंथ पर एक विजिट लेनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो दर्शकों, जब बच्चे का पहला दांत निकले तो डेंटिस्ट के पास जरूर जाइए और उनसे समझिए कि कौन सी टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना है, कैसे बच्चे को ब्रश कराना है, कैसे उनके गम्स का ध्यान रखना है। और अपने आप के लिए भी हर 6 महीने में अपने डेंटिस्ट के पास जाइए और डेंटिस्ट को अपना दोस्त बनाइए, ताकि आपको कभी भी वो दांतों का दर्द ना सहना पड़े। मुझे याद है डॉक्टर नताशा कि मैं कहीं बाहर थी ट्रैवल पे, और अचानक ही मेरे दांतों में दर्द शुरू हो गया। तो जैसे ही मैं फ्लाइट से लैंड करी उसी दिन मैंने अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली और अगले दिन मैं उनके पास पहुंची, क्योंकि दर्द इतना ज्यादा था कि वो बेर नहीं हो पा रहा था। यही अगर कोई और शायद तकलीफ होती तो शायद हम इधर उधर करके कोई भी दवा अपने आप से लेके उसको ठीक कर लेते, लेकिन वो दांत का दर्द इतना ज्यादा था और एयर प्रेशर, एरोप्लेन के एयर प्रेशर की वजह से वो और एग्रीवेट भी हो गया था। तो देवियों और सज्जनों, दांतों का दर्द को अगर बचाना है, अपने दांतों को बचाना है और अपनी मुस्कुराहट को बनाए रखना है, तो ये जो दांत है ना, ये बहुत जरूरी है। तो इनको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि ये 32 और आप देख सकते हैं कि डॉक्टर नताशा की भी जो स्माइल है वो कितनी खूबसूरत है। उन्होंने अपने दांतों का बेहद ख्याल रखा है। और इससे मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, डॉक्टर नताशा, आप एक पेरेंट भी हैं, तो जब आपने अपने बच्चों के साथ ब्रशिंग का सिलसिला स्टार्ट किया, बच्चे जो होते हैं ना बहुत नटखट होते हैं, उन्हें ब्रश करना अच्छा नहीं लगता या वो अवॉइड करते हैं उस चीज को, तो क्या कोई ऐसे कुछ 3-4 टेक्निक्स आप पेरेंट्स को बता सकते हैं कि भाई कैसे वो अपने बच्चों को ब्रश करवाएं और उनके दांतों का शुरुआत से ही ध्यान रख पाए? देखिए, शुरू शुरू में बच्चों को तो हम हर एक चीज की हम केवल टीच कर सकते हैं, और वो भी खेल खेल में ही टीच कर सकते हैं कि किस तरह से ब्रश करना है। ठीक है, तो जब मेरी बच्ची छोटी थी तब मैं उसको गोद में लेकर और उसके एक हाथ में गोद में पकड़ती थी, और पहले मैं उसको खुद को ब्रश करके बताती थी कि मतलब उसको दिखाती थी कि मुझे ब्रश करने में कितना अच्छा लग रहा है, कि मैं कितनी खुश हूँ ब्रश करते हुए। उसके बाद फिर मैं जो है उसको फिर मैं कराती थी कि देखो, मतलब कि उसको खेल खेल में कभी गेम सुनाकर, कभी आजकल मोबाइल का भी एडिक्शन रहता है बच्चों को, तो मोबाइल दिखाकर इस तरह से मैं उसको कराती थी। फिर धीरे धीरे जब वो मतलब थोड़ी बड़ी हुई, तो फिर उसके साथ फिर मैं ऐसे ही खेल खेल में गाना गाते हुए या फिर कोई गाना सुनते हुए या फिर डांस करते हुए ऐसे हम लोग ब्रश करते थे। तो धीरे धीरे उसको आदत पड़ गई, उसको उसमें भी इंजॉय आने लगा, इंटरटेनमेंट उसका शुरू हो गया उसमें कि नहीं, ब्रश करना बहुत अच्छी बात होती है। और मैं एक टाइमर लेके रखती थी कि 2 मिनट्स का, कि मुझे 2 मिनट्स तक उसको ब्रश करते रहने देना चाहिए। तो वो टाइम में लेके चलती थी कि 2 मिनट तक ये चीजें कंटिन्यू रहनी चाहिए, 2 मिनट तक इसको ये लगना चाहिए कि ये ब्रश करना जो है, दिस इज नॉट मतलब कि ऐसा काम है जो मुझे एक बर्डन की तरह लग रहा है। तो उसको मैं मतलब ऐसी ही गेम में जैसे कि कुछ क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट कर देती थी कि बेटा उसके मतलब कि जैसे स्कूल जाने लगी तो स्कूल के कुछ चीजें स्टार्ट कर देती थी, स्कूल में क्या हुआ कैसे हुआ, तो उसका माइंड भी डाइवर्ट रहता था एंड प्लस वो ब्रश भी करती रहती थी। गाने के साथ साथ हम दोनों गाना गा रहे हैं या फिर गाना सुन रहे हैं, उसके साथ साथ हम डांस करते हुए ब्रश करते थे। तो ऐसे मैंने उसको सिखाया है। वेरी नाइस। वही बिल्कुल बात सही। देखिए, चाहे वो एक टीचर हो, चाहे वो एक पेरेंट हो या वो डॉक्टर हो, बच्चों से जब आप बातचीत कर रहे हैं या बच्चों को अगर आप कुछ सिखा रहे हैं, तो जब अगर आप उसको फन वे से कराएंगे तो बच्चा हमेशा उसको अप्रिशिएट करेगा, याद रखेगा और उसे करना चाहेगा। तो इन टेक्निक्स को जरूर यूज कीजिएगा। टाइमर लगाइए, बच्चे को दिखाई कि अरे 2 मिनट्स का टाइम सेट है कि क्या हम 2 मिनट के अंदर अंदर अपना ब्रश अच्छे से कर सकते हैं।
तो बच्चा एक्साइटेड होगा, उनको भी लगेगा कि अरे वी गॉट सम इंटरेस्टिंग चैलेंज टू डू दिस, और जब वो उसे करते रहेंगे तो उन्हें एक आदत बन जाएगी। ये तो बात हुई छोटे बच्चों की। आज चलते हैं थोड़ा बड़ों की तरफ। आजकल एक फैड चला हुआ है डॉक्टर नताशा, सबको ना अपनी जो स्माइल है वो बहुत खूबसूरत करनी है, राइट? सबको अपने दांत जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, कि बिल्कुल एक जैसे हो, जैसे ना मोतियों जैसे दांत, जैसे वो एड में आता है। तो जब हम ये सब चीजें करवाते हैं तो आई एम श्योर कोई ना कोई टेक्निक यूज की जाती है, कोई ना कोई रिसोर्सेज यूज करे जाते हैं, जिससे आप अपनी स्माइल को फिक्स करते हैं या दांतों की अलाइनमेंट को फिक्स करते हैं। हाउ हेल्दी इज दिस एंड डज इट इम्पैक्ट द लॉन्गेविटी ऑफ द टूथ? जो डेंटल कॉस्मेटिक डेंटल जो ट्रीटमेंट है, इसमें बहुत सारे तरह की ट्रीटमेंट आती हैं। कुछ केमिकल से रिलेटेड होती हैं, कुछ हमारे जैसे ऑर्थो से रिलेटेड होती हैं, कुछ जैसे कि वाइटनिंग होती है, कुछ जैसे कि हमारे दांत कहीं ना कहीं से चिप ऑफ हुए हैं, उसकी रिस्टोरेशन जरूरी होती है। तो मैं ऐसा तो नहीं कहूंगी कि ये अनहेल्दी होता है या फिर दांत के लिए बहुत ही खराब होते हैं, बल्कि ये सारी डेंटिस्ट्री ऐसी है कि ये आपके लिए जरूरी भी है। आजकल का टाइम ऐसा है, इतना एडवांस हो चुका है कि लोग आपकी स्माइल को भी अप्रिशिएट करते हैं। तो स्माइल मेकओवर जो होता है, जो कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री होती है, इट इज ए गुड थिंग नाउ। तो इसमें जो जैसे जो हमारी ऑर्थो ट्रीटमेंट है, जो ब्रेसेस का जो ट्रीटमेंट होता है, ये हमारी दांतों की जो अलाइनमेंट होती है, जो अलाइनमेंट हमारी दांतों की जो बिगड़ गई होती है, उनको सही करने का होता है। दिस इज ए लॉन्ग ट्रीटमेंट, बट इट लेकिन ये जो है, ये ऐसा नहीं कहेंगे कि मतलब कि ये कुछ टाइम के लिए ही होता है। ये आपकी एक बार अलाइनमेंट सही हो गई तो ये आपके पूरे लाइफ टाइम तक चलती है ये अलाइनमेंट। तो इसको तो करा ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो टेढ़े मेढ़े दांतों का बाद में बहुत हमारे दांतों पर नुकसान असर पड़ता है। तो इसलिए ये ऑर्थो ट्रीटमेंट भले ही 1 से 1.5 साल तक का ट्रीटमेंट होता है, लेकिन जिसके भी दांत टेढ़े मेढ़े हैं उनको ये जरूर कराना चाहिए। और जैसे बहुत से लोग जैसे आजकल जैसे कि होटल के रिसेप्शन पर होते हैं, या बहुत से लोगों का काम फ्रंट डेस्क का होता है, तो उसमें लोगों की स्माइल देखी जाती है कि हाँ कि मेरा स्माइल अच्छा हो, क्योंकि लोगों से बात करते समय उनकी सबसे मतलब कि वो सबसे स्माइल करके बात करेंगे तो उनका इंप्रेशन अच्छा बनता है। फिर आप जिस कंपनी में काम करें उसकी रेपो भी अच्छी बनती है। तो जो फ्रंट डेस्क पर होते हैं उनके लिए ये सारी चीजें जरूरी हो गई हैं आजकल। तो जैसे किसी के दांत पीले हैं तो आजकल तो बहुत सारी टेक्निक आ गई है, जैसे लेजर टेक्निक है वाइटनिंग के लिए, जो कि हार्मफुल नहीं होती है। इट इज वेरी गुड। हाँ, दो ये कहेंगे कि इसकी लॉन्गेविटी ज्यादा नहीं है। अगर किसी के दांत नेचुरली बहुत येलो है या वाइट नहीं है तो उसकी लॉन्गेविटी ज्यादा नहीं होती है। लेकिन हाँ, जो हमारे जैसे कि बहुत सारी चीजें ऐसी, जैसे कॉफी होते हैं, चाय होते हैं, उसमें हमारे दांत जो होते हैं वो ब्राउन स्टेन्स आ जाते हैं या येलो पड़ जाते हैं। अगर किसी के इस वजह से दांत गंदे हो गए हैं तो अपना ब्लीचिंग या फिर लेजर ब्लीचिंग वाइटनिंग करा के वो अपने दांत परमानेंटली अपने वापस नेचुरल फॉर्म में वो ला सकते हैं। और उसकी लॉन्गेविटी लाइफ टाइम की होती है अगर वो मेंटेन कर सकते हैं तो। और मेंटेन करने के तरीके सारे ही बताए जाते हैं, आफ्टर ब्लीचिंग, आफ्टर वाइटनिंग, वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होती हैं। बहुत बढ़िया। तो हाँ, तो देखिए हर चीज के फायदे भी हैं और थोड़े थोड़े नुकसान भी होते हैं, तो जो भी कराएं अपने दांतों के लिए, अपनी बेनिफिट के लिए, अपनी हेल्थ के लिए सोच कर समझ कर उसे कीजिए, ताकि आपको उसका फायदा हो, उसका बेनिफिट हो। डॉक्टर नताशा, आजकल कोविड के समय में पिछले 1.5 साल से हम कोविड में फंसे हुए हैं, तो जो विजिट्स हैं डॉक्टर के पास, स्पेशली डेंटिस्ट के पास, वो बंद है, राइट? और क्योंकि जब हम किसी के पास अपने डेंटल ट्रीटमेंट के जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना, फिजिकल डिस्टेंसिंग रादर को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर ऐसी स्थिति आती है कि हमें एक डेंटिस्ट के पास जाना ही है, तो कौन से ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं जिससे कि हम भी प्रोटेक्टेड हैं और हमारा जो डॉक्टर है वो भी प्रोटेक्टेड है? इसके लिए तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सोशल डिस्टेंसिंग आजकल डेंटल क्लिनिक में भी कोरोना के बहुत सारे प्रोटोकॉल्स वहां पर भी अपनाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात की, लोगों को ये डरने की जरूरत नहीं है कि डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो वहां पर माउथ टू माउथ काफी सारी चीजें ऐसी होंगी कि जो मतलब माउथ में ही डॉक्टर काम करेगा तो उससे कोरोना, और मेरे बिल्कुल पास में रहेगा डॉक्टर तो कोरोना होने का खतरा उसको ज्यादा है।
लेकिन ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। आप भी बहुत मतलब पेशेंट को भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स ऐसे अपनाने हैं, एंड प्लस डेंटिस्ट भी अपनाते हैं, उनको भी अपनी जान का खतरा होता है, पेशेंट से भी कोविड होने का खतरा रहता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि पेशेंट जो है वो मास्क पहन के जाए, ठीक है, और मास्क पहन के जाए, और हर एक डेंटल क्लिनिक में और अपना सैनिटाइजर जरूर लेकर जाए, ठीक है, क्योंकि ऐसा जरूरी, मैं ये नहीं कहूंगी कि हर डेंटल क्लिनिक में सैनिटाइजर या फिर सारी चीजें मतलब जो है वो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग सब रहती हैं, लेकिन आप अपना रखेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग वो तो अपने दिमाग में लेकर चलेंगे ही चलेंगे। और जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डेंटिस्ट, आप ये चेक करो कि मतलब कि वहां पर जो है जो सैनिटाइजेशन का जो प्रोसेस है वो क्लिनिक में प्रॉपर है कि नहीं है, क्योंकि आजकल हर एक क्लिनिक में जो है हर पेशेंट के पास सैनिटाइजेशन होती ही है। ये तो इम्पोर्टेंट हो गया है कि जैसे क्लिनिक पे पेशेंट आया और हमने पेशेंट किया, तो पेशेंट के जाने के बाद एक बारी सैनिटाइजेशन होती है क्लिनिक की, तो एक तो उससे उनका रिस्क बहुत कम हो जाता है। जो आप जब जाते हैं और वहां पे वेटिंग एरिया में बैठते हैं, क्योंकि डेंटिस्ट का काम ऐसा होता है कि एक पेशेंट पर कम से कम कुछ नहीं तो 45 मिनट्स लगने ही लगने हैं, कम से कम, तो आपको वेट करना पड़ सकता है, तो आपके पास सैनिटाइजर है, आप अपने सैनिटाइजर से जो है आप अपनी सीटिंग एरिया जो है वो थोड़ा, वैसे तो वहां पर जो असिस्टेंट होते हैं, जो भी वहां पर पीएन होते हैं, वो इन सब का ध्यान रखते हैं कि किसी के जाने के बाद वो जो वेटिंग एरिया की जो चेयर है, टेबल है, वो प्रॉपर सैनिटाइज करते हैं। लेकिन फिर भी अगर पेशेंट को लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा शक हो रहा है, तो अपने से अपना जो सैनिटाइजर है वो सैनिटाइजर थोड़ा स्प्रे करके एंड देन उसके बाद फिर वो वहां पर बैठ सकते हैं। प्लस क्लिनिक में जाते समय आपको अगर दांत का ट्रीटमेंट कराना है तो ऑब्वियसली मास्क तो आपको उतारना ही पड़ेगा एट द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट। ओके, तो ट्रीटमेंट के पहले आप जो भी बात कर रहे हैं आप डॉक्टर से, आप मास्क में रहते हुए ही बात करेंगे। ऐसा नहीं कि आप बात कर रहे हैं तो आप अपना मास्क नाक या मुंह के नीचे आप ले आए। आप जब भी बात कर रहे हैं तो आपको मास्क के साथ ही बात करना है। और अगर आपको लगता है बात, क्योंकि हमारा जो डेंटिस्ट और पेशेंट की जो बातें होती हैं, पेशेंट को समझाने में भी दांतों की क्या बीमारी है और उसका क्या ट्रीटमेंट है, किस तरह से ट्रीटमेंट है, उसकी कॉस्ट के बारे में बात करने में लगभग 15 to 20 मिनट्स वो हो जाते हैं। तो वो 15 to 20 मिनट्स आप जो है मास्क में रहते हुए बात करें, जब तक आपको ये जरूरी ना लगे कि हाँ ट्रीटमेंट कराना ही है मुझे। जब ट्रीटमेंट कराने की बात आए तब आप ये चेक कर सकते हैं जो डॉक्टर है या जो असिस्टेंट है उन्होंने प्रॉपर खुद को मास्किंग कर रखी है नहीं रखी है, मतलब कि मास्क, शील्ड या फिर डबल मास्क, ये सब कुछ लगा रखा है या नहीं लगा रखा है। अगर उन्होंने डबल मास्क कर रखा है, और आजकल तो ऐसे भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स क्लिनिक में आ गए हैं कि जैसे कि आपकी दांत की सफाई हो रही है या फिर कुछ मशीन से आपके दांतों पर कुछ काम हो रहा है जिससे कि एरोसॉल्स बहुत निकलते हैं, तो उसके लिए भी बहुत एडवांस सक्शन मशीन भी आ गई है जो आपके माउथ के पास से डायरेक्ट वो ले लेते हैं और इधर उधर एरोसॉल जाते भी नहीं है। तो ये सारी मशीनरी भी है आजकल क्लिनिक में जो कि आपकी सेफ्टी के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो आप ये देख लीजिए बस कि आपके डॉक्टर और आपके असिस्टेंट ने डबल मास्किंग करी है नहीं करी है, मास्किंग क्या, और सिंगल मास्किंग है तो फेस शील्ड लगाई है नहीं लगाई है, तो यू आर टोटली सेफ इन दिस इन्वायरमेंट। उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, और आजकल मोस्ट ऑफ द क्लिनिक में ये सारी चीजें हो रही हैं। तो डेंटल क्लिनिक में जाने से आप लोग घबराएं नहीं, मैं तो सभी पेशेंट से ये कहूंगी, क्योंकि दांत का दर्द बहुत बुरी चीज होती है, लोगों की स्माइल बहुत जरूरी है, और लोगों को अपने दांतों का ध्यान रखते हुए और अभी डेंटिस्ट के पास जाने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि सारे प्रोटोकॉल्स पेशेंट भी ले रहे हैं और प्लस क्लिनिक में और डॉक्टर सभी लोग ले रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो सब लोगों ने देखा और सुना कि कैसे डॉक्टर नताशा ने हमें बहुत बेसिक चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इतनी आसानी तरीके से समझाई हैं कि दिन में 2 बार ब्रश कीजिए, कम से कम 2 मिनट के लिए ब्रश कीजिए, हर मील के बाद अपने माउथ को रिंस कीजिए। अगर आपने कोई ऐसी चीज खाई है जो बहुत स्टिकी है या आपके दांतों के साथ चिपक जाती है, तो शायद आपको एक बार और ब्रश करने की जरूरत है। बच्चों को खेल खेल में सिखाइए कि ब्रश करना क्यों जरूरी है। तो राउंड एंड राउंड वाला जो मैंने हमें टेक्निक बताया उसको फॉलो कीजिए, ताकि आप अपने माउथ के कोने कोने से जो भी खाने के पदार्थ है जो चिपक जाते हैं उसे आप निकाल पाए। तो डॉक्टर नताशा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ बहुत ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर की है। तो जाते जाते आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि आप एज अ डॉक्टर, एज अ मदर,
बाकी मदर्स को या पेरेंट्स को क्या गाइडेंस देना चाहेंगी ओरल हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से? मैं सभी मदर्स को ये बोलना चाहूंगी कि बच्चों के टूथ के लिए बिल्कुल भी रिलैक्स ना हो कि ये मिल्क टूथ है, ये तो गिरना ही है बाद में, क्योंकि बच्चा एक बारी जब दांत के दर्द से परेशान होता है, तो मैंने बहुत सारे बच्चे और मदर्स को देखा है जो कि मदर्स भी रोती हैं, बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं, नहीं कराते हैं कि नहीं इंजेक्शन लगवाना है, मैं नहीं लगवाऊंगा, पेरेंट्स को भी रोते हुए देखा है मैंने। तो प्लीज अपने बच्चों को इस तकलीफ में ना डालें कि बाद में वो आपको खुद पछताना पड़े कि मैंने उसके दांतों की केयर क्यों नहीं करी। क्योंकि मेरी बच्ची है, मैंने खुद उसको देखा है, दांत का दर्द तो नहीं लेकिन छोटी सी कैविटी एक बन गई थी, मैं उसको ही लेकर बहुत परेशान हो गई थी, जो कि मैंने बाद में खुद उसको ट्रीट किया है। और आज भी मैं उसके लिए, जब तक वो दांत पूरी तरह से मतलब कि दांत उस अपनी टाइम से वो गिर नहीं गया, तब तक मैं बहुत टेंशन में थी कि कहीं ये कैरीज उसकी कहीं बड़ी तो नहीं हो गई, कहीं उसकी फिलिंग निकल तो नहीं गई। एज ए डॉक्टर जब मैं इतनी परेशान हो सकती हूँ, मैं इतनी बेचैन हो सकती हूँ इतने सालों तक, तो ऑब्वियसली दूसरी मदर्स की परेशानी भी मैं समझ सकती हूँ। तो मेरी तो बस यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों के दांत के साथ आप कभी भी कुछ भी केयरलेस ना हो, उनका प्रॉपर विजिट डेंटिस्ट के पास कराएं 6 महीने में एक बारी, और चेकअप कराएं कि इस स्टेज पर हमें और क्या केयर करनी चाहिए। तो ये थी डॉक्टर नताशा, एज अ डॉक्टर, एज अ मदर, एज अ पेरेंट, हम सबको बताने के लिए कि हमें ओरल हाइजीन को निग्लेक्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए। और अगर वो एज अ पेरेंट एंड एज अ डॉक्टर, और वो भी दांतों की डॉक्टर होके इतनी परेशान हो गई थी कि बच्चे के दांत में एक कैविटी आ गई थी और कि कहीं वो कैविटी उनके परमानेंट टीथ के ऊपर भी इम्पैक्ट ना करे, तो हम जो कि डेंटिस्ट नहीं है पेरेंट्स, हमें अपने बच्चों की ओरल हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि ये जो दांत है ना, है तो 32, लेकिन ये उम्र भर हमारे साथ रहते हैं। और जब उम्र भर साथ रहते हैं तो आप नहीं चाहेंगे कि आपका कोई भी दांत आपको बाय बाय बोले। तो उसके लिए अपने ओरल हाइजीन का बहुत ध्यान रखिए। हर 6 महीने में अपने डेंटिस्ट को विजिट कीजिए, अपने डेंटिस्ट को अपना दोस्त बनाइए और एक सुंदर सी स्माइल हमेशा चेहरे पे रखिए। और अपने उन दांतों को मत छुपाइए क्योंकि वो पीले पड़ गए हैं या टूट गए हैं या चिप हो गए हैं, उस सब के लिए सोल्यूशन अवेलेबल है। तो डॉक्टर नताशा, समाचार 24 प्लस की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे साथ आज इस विषय के ऊपर बात की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी हेल्थ का, जो काफी हद तक निग्लेक्ट होता है। तो मुझे यकीन है कि जितने भी दर्शक हमारे आज इस कॉन्वर्सेशन को सुनेंगे, उन्हें ये रियलाइज होगा कि उन्हें अपने ओरल हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही हम आपको कई शख्सियत से मिलवाते रहेंगे जो आके हमारी हित की बात करेंगे और हम सबको हमारी बेनिफिट की बातें बताते रहेंगे। मैं एकता सैतु, समाचार 24 प्लस की बोर्ड मेंबर, आज डॉक्टर नताशा के साथ बात करते हुए ओरल हाइजीन के ऊपर फिर जल्द से जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए ध्यान रखिए, सावधानी रखिए और हमेशा मास्क पहन के रखिए। नमस्कार।